नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये, और इसको आप लोग पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा। लैंडस्केप में आपको सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। फुल स्क्रीन में करना है तो आप उसको पोर्ट्रेट मोड में कर दीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादिबोधक अव्यय, जैसे कि हे राम, छी, ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि हे राम हो गया, छी हो गया, या वाह हो गया, इस क्या होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो ने का प्रयोग होगा ना तो वाक्य भूतकाल में हो जाता है। तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबियें, और श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो हमें पता चल गया है कि इसका आंसर हो जाएगा डिबिया डिबियें, ठीक है। बकरी शब्द का पुल्लिंग बताइए। बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो बकरी शब्द का जानते हैं हम लोग अच्छे से, बकरा, बहुत लोग खाते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा में से एक है? तो कन्नौजी पता किसकी है? तो ये है हमारी पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में 5 भाषा है ना। कन्नौजी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, और एक कौन सी हो गई भाई? देखो, एक हो गई हमारी एक हो गई कन्नौजी, एक कन्नौजी हो गई, एक हो गई हरियाणवी, एक हो गई खड़ी बोली, एक हो गई ब्रजभाषा, और एक हो गई बुंदेली। ये हमारी पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? उसने पढ़ लिया होगा। अब उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है ये भाई? तो विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। देखो, प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा आपको प्रश्नवाचक जरूर मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्नवाचक तो ये है नहीं, ये होगा संदेह, क्योंकि उसको संदेह हो रहा है। पुनर्जन्म का संधिविच्छेद बताइए क्या है? पुनर्जन्म का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः जन्म। क्या हो जाएगा? पुनः जन्म हो जाएगा इसका, ठीक है, पुनः जन्म। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर है बताना है आपको। तो संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। ये आ और ई से बनता है, यानी ये ए जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देता है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देता पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? हरिपद कोमल कमल से, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जो, ये हो जाएगा उत्तर उपमा अलंकार। राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है बताइए। कर्मवाच्य मतलब आप समझो कि उसको बोलते हैं, कर्मवाच्य को बोल देते हैं हम लोग पैसिव वॉइस, समझ लीजिए, द्वारा, जिसमें पैसिव वॉइस होता है ना, जिसमें थर्ड फॉर्म हो जाती है क्रिया की। भाई यूपी पीसल वाले हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। राम खाना खाएगा, इसका हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा आज खाने का मन नहीं होती। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को पता चल गया होगा भाई, कोई यहाँ पर दुबई से आया है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? मन नहीं होती। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मन नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें सही विन्यास का शब्द बताइए। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन, ये तो आपने देखा ही नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें अध्ययन ऐसे बोलते हैं हम लोग। चलिए, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा हो गया। जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अक्षम्य। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये मार्कर। हाहाकार हुआ, क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर, रक्ति में पंक्ति में रस क्या होगा? हाहाकार। थोड़ा छोटा किया जाएगा इसको, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये, इतना ठीक है, हाँ। हाहाकार हुआ, क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस, रस वगैरह सब पढ़ाया मैंने, आप तो जाओ देख लो उसको प्लेलिस्ट में जाके।
अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह क्या है? तो स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु, स्वर के आगे 2 बिंदी, स्वर के ऊपर 1 बिंदी, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा इसमें और इसमें। तो अनुस्वार जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्वर के ऊपर 1 बिंदी होती है, जैसे कि यहाँ पर रखा जाए ये है हमारा क्या? अनुस्वार। और ये होता है अनुनासिक। तो जो अनुनासिक होता है वो तत्सम वो तद्भव होता है अनुस्वार का। ये एक इसका उत्तर हो जाएगा। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है भाई, तो चुन लीजिए फिर। हिमधन आलय, दीर्घ संधि हो जाएगी। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनता नारी, त्रिया पनिता नारी। प्रिया, देखो प्रिया तो नहीं होगा भाई, प्रिया तो होगा नहीं, ये प्रिया पहले गलत लिखा हुआ, प्रिया ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, छोटी की पहले लगेगी प्रिया में। तो और धनिता तो होता नहीं है, पनिता भी नहीं होता है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिया वनिता नारी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव होने के कारण है। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव संचारी भाव कहने का कारण क्या है? तो व्यभिचारी को संचारी भाव कहने का कारण यह है कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, मघेली, मागधी। तो रसखान, रहीम ये सब जो है ना, ये सब रचना करते हैं हमारे, बिल्कुल सही, ब्रजभाषा में। पक्षी दान चुग रहा है, रेखांकित, देखो दान लिखा हुआ है, पक्षी दाना होना चाहिए था। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंडज होता है पक्षी का, खग भी होता है, नभचर भी होता है, लेकिन पंकज तो होता है उसका, कमल का। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्यायवाची अगर किसी चीज़ का है तो दूसरा नहीं हो सकता है ना। भाई अमृत देखिए, दूध का भी होता है, अमृत होता है पानी का भी, ध्यान रखने है इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का एक तत्व नहीं है? साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, विशेष धर्म। तो अलंकार का एक तत्व नहीं है इसमें से, ये हो जाएगा हमारा विशेष धर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे, ये छोटा किया जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ जो है उसके साथ जोड़ना है इसको। तो करवटें बदलना, कोल्हू का बेल, हवा लगना, ठोकरे खाना। तो करवटें बदलना मतलब क्या है कि बेचैनी के कारण सोना पाना, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। कोल्हू का बेल क्या होना चाहिए? लगातार काम करते रहना, इसका मतलब होता है। हवा लगना मतलब असर होना, ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना। तो देखते क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई, कौन सा है ये? 22वां। तो देखिए इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देख लो एक बार भाई, वरना आप लोगों को सब दिखाई नहीं पड़ रहा था, देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा करके चलते हैं। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, बताओ कैसे, किस लिए करते हैं हम लोग? ये क्वेश्चन बढ़िया है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताओ क्या है? अरे भाई जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। तो संज्ञा ये हो जाएगी विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी हो जाएगी संज्ञा। अब ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। मैंने बताया था कि जिन शब्दों का आप बहुवचन न बना सको वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, और जिसका बहुवचन बन जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता है, ठीक है। तो चतुर इसका आंसर हो जाएगा, चतुर ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता बताइए कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जिनका संबंध आध्यात्म से है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखो, निम्नलिखित शब्दों को सुमिलित कीजिए। सुस्त, क्या करना भाई इसको, सुस्त का क्या हो जाएगा? सुस्त का हो जाएगा चुस्त, यानी विलोम कहना है यहाँ पर। और स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, है ना, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। जटिल का हो जाएगा सरल, जटिल का क्या हो जाएगा भाई? सरल हो जाएगा। और आदान का हो जाएगा प्रदान, यानी डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन सही है।
इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, परेशान ना होना, सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो हस्तलिखित को क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथ से लिखित। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का। अब गौरव मतलब क्या है? ये विलोम है। गौरव लाघव विलोम होते हैं आपस में। नकल का विलोम जो होता है वो होता है हमारा मूल, ठीक है, मूल होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है, तो इसमें जानते हो, गमला नहीं है देशज, गमला देशज नहीं है। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उपसर्ग होता है आगे, प्रत्यय होता है पीछे, ठीक है, तो ये हो जाएगा विमुख। और क्या, मुख के आगे लगा दो वी, हो जाएगा विमुख। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन है इस छंद का, बताइए भाई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो मात्राएं हैं वो हैं 24 मात्राएं। गिन लेना भाई, सब छंद पढ़ाया है आपको। अब यहाँ पर मैं छंद आपको डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को बताइए क्या कहते हैं? मैंने बताया, अभी बताया मैंने 2 क्वेश्चन पहले। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो उसको बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं परसर्ग, ठीक है, परसर्ग बोल देते हैं, या प्रत्यय भी कह सकते हो। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, या कौन सा समास है? क्रोध रूपी अग्नि या कौन सा समास है? क्रोधाग्नि। तो ये जो समास है ना, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय में एक विशेषण होता है, एक विशेषण होता है। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो ये हो जाएगा पतन। अब देखिए यहाँ पर लिखा एक पैराग्राफ है, मैं इसको फटाफट पढ़ लेता हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो इसको आराम से पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे भी कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे कर दे रहा हूँ, रोक के देख लेना, और ऐसे भी पूरा देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप पूरा देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। ये देखो, आप लोग रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अब चलो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। अरे बहुत बड़ा हो गया, प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीतियां, और दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों के गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण की सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अब अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। मुंह तोड़ जीवट लिखा हो, जीवट का। चलिए अब देखिए, इसको फटाफट मैं आंसर बता दूं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ क्या है? आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण खेलों को राष्ट्र सम्मान है। तो जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो खेलों का राष्ट्र सम्मान हो जाएगा। अगला देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों की गिरता स्तर। तो यहाँ पर देखिए ना, जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है खेलों का गिरता स्तर, ठीक है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियाँ, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो देखिए ये नहीं है डी ऑप्शन। अगर देखिए, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है वो आपसी गुटबंदी से पड़ता है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां नहीं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा उसमें खेल में जो है राष्ट्र की उपलब्धि नहीं है, इसी पर तो बात हो रही है। चलिए फिर से आते हैं हम इस पे। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अनुचर, नौकर, अभिनय, नाटक, आदि का अंत। तो इसमें भिन्नार्थक है, तो भिन्नार्थक जो है वो हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न
ऐसे देखते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित 6 वाक्यांश में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष का अनुचित क्रम व्यवस्थित करना है। चलिए भाई देखिए, समाचार पत्रों में द्वारा पत्रों में परिचित होते हैं, प्रकाशित विज्ञापनों से नहीं, पदार्थों से परिचित होते हैं, पदार्थों से परिचित होते हैं, ऐसा अगर आप लोग लगा देंगे तो कुछ बात बन सकती है भाई। पदार्थों से देखो यहाँ पर देखो ला, जहाँ पर लास्ट में देखेंगे उसको कॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि पदार्थों से परिचित होते हैं। अब देखो ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसको करने का तरीका जान लेते हैं। तो अब देखते हैं प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञानों से, या भी देखते हैं प्रकाशित, या देखते हैं समाचार पत्रों में, समाचार इसका देखते फिर से देखते, समाचार इसमें जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से, ऐसे हो जाएगा, या समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तम प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी पदार्थों से, यानी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। प्रकाशित समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तम प्रकाशित विज्ञापनों, या ऐसे करके देखें कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों, ये सही है, विज्ञापनों द्वारा, ये वाला सही होगा, विज्ञापनों द्वारा, देख सकते हैं प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से, ये सही है, परिचित होते हैं। गोधूम शब्द बताइए, गोधूम शब्द क्या है? गोधूम शब्द जो है गाय, उसका गोधूम शब्द जो है वो किसका है? गेहूं का है, ये गेहूं का तद्भव होता है, ठीक है। ये तत्सम है, गेहूं का तत्सम है, ये तत्सम 43 का सी हो जाएगा। किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला के छंद होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कुंडलियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है बताइए? आलस्य है, आम है, आग है, आसरा है, तो इसका हो जाएगा आलस्य, ये तत्सम होता है। चलिए ये देखिए भाई, वाक्य में प्रतिभाग का चयन करिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। अब देखिए विद्रोही शत्रु एक साथ लिख गया है तो नहीं, या तो विद्रोही या शत्रु, बी ऑप्शन सही। आई वॉज ओवरजॉयड, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आई वॉज ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है कि मैं खुशी ज़्यादा थी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है कि इसका उत्तर हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। राम ने, क्वेश्चन है भाई, राम ने देखी, तो राम ने क्या देखी? राम ने घोड़े देखी, ऐसा हो नहीं सकता। राम ने बच्चे देखे, नहीं। राम ने चित्र देखी, राम ने तस्वीर देखी, ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आर्द्रक होना चाहिए यहाँ पर, अक्षवाट अखाड़ा, ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कितने नंबर आपके आए काट पीट के, 1/4 मार्किंग लगा के आप लोग देखिए कितने नंबर आपके आए, बताना है आपको। वीडियो को खूब शेयर किया करें, टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी विद आंसर की, ठीक है, आंसर की के साथ होगी वो। मतलब एक बार आप वीडियो देखें, दूसरी बार उसका आप रिवीजन कर लीजिए खुद से, चाहे आप फिर उस वीडियो को आप चाहे जहाँ शेयर करिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शाम को आपको GS का भी प्रैक्टिस मिलेगा, तो उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।